ओके भाई, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। पहली क्लास तुम लोगों की एडवांस्ड अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट 2, ठीक है। अब मैं शुरू कर रहा हूं आप लोगों का। एक्चुअली बात ये है कि देखो, अब जरा समझ ये लेना कि हम क्या और किस तरह से लेके चलूंगा। जो चीज आप लोगों को, जैसा कि मैंने क्लासेस में बताई थी, कि अब हम उस हिस्से में दाखिल हो गए ब्रांच अकाउंटिंग के, जो सबसे ज्यादा क्रूशल हिस्सा है, जिसमें सबसे ज्यादा समझाना होता है। अब बहरहाल ये ब्लेसिंग भी हो सकता है, डिस्गाइज भी हो सकता है, क्योंकि मैं आपके सामने इस दफा कैमरे से मुखातिब हूँ, रिकॉर्डेड लेक्चर है। ब्लेसिंग इस सेंस में ये हो सकती है चीज कि जो बात मैं समझाने जा रहा हूँ वो आपके पास एक रिकॉर्डेड शक्ल में आएगी। अगर कभी आपको जरूरत हो तो आप 2 से 3 दफा इसको देख सकते हैं, तो वो चीज आपको याद हो जाएगी। डिस्गाइज ये है कि शायद आपके जहन में कोई फौरी तौर पे क्वेश्चन आए और आप वो मुझसे पूछना चाहें और मैं वो जवाब ना दे सकूं, तो वो एक हो सकता है डिस्गाइज। लेकिन कोशिश ये करना कि जब ये वीडियो मेरी देख रहे हो, और मुझे यकीन है कि कल मंडे को आपको ये शेयर कर लिया जाएगा, चाहे सखेसन कैंपस हो चाहे नाजाबाद कैंपस हो, तो अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मुझसे पूछ लेना। कोशिश करूंगा कि मैं एक्सप्लेन कर दूं, ताकि जो भी तीन वीडियोस में आज अभी रिकॉर्ड करूंगा, तीनों वीडियोस के अंदर यही चीजें होंगी जो कि आ रही हैं, और इसके साथ ही तकरीबन ब्रांच अकाउंटिंग खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब सिलसिला ये है और क्वेश्चन ये है कि पहले आपको बता दूं कि वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, लेकिन आज की क्लास के बाद नए वेबसाइट पे दोबारा से डाउनलोड कर लेना। जो शीट तुम्हारे पास है वो शीट पुरानी हो चुकी है, नई शीट मैं अपलोड करूंगा, वो शीट आप लोग जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि जो बात समझाने जा रहा हूं उसको आप समझ सकें। सबसे पहले आपने करना क्या है कि इस वक्त आप लोगों को जो सिखाने का पर्पज है वो है कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल। मैंने शीट्स कुछ इस तरह से बनाई हैं: कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल ब्रांच, फिर कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल हेड ऑफिस, और एक है कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल कंसोलिडेटेड। ये 3 चीजें हैं, 3 शीट्स हैं, और ये रखी हैं। अब ये क्यों रखी हैं और इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो आपको बताया था मैंने सबको कि देखो, अभी पढ़ना क्या है। पढ़ना है एक कंप्लीट साइकिल, यानी आपको याद रखिए कि अगर बात शुरू होती है कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल की, तो आपने बनानी है जर्नल एंट्रीज, आपने बनाना है एडजस्टिंग एंट्रीज, आपने बनानी है क्लोजिंग एंट्रीज। फिर अगर ये सारा काम ब्रांच के इसमें बात कर रहे हैं तो आपने बनानी है ब्रांच का इनकम स्टेटमेंट, और फिर ब्रांच की बैलेंस शीट। यानी ये आपको काम परफॉर्म करना है। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि 2-3 चीजें हैं जो नहीं होती। मिसाल के तौर पे हम नहीं बनाएंगे टी अकाउंट्स, हम नहीं बनाएंगे ट्रायल बैलेंस, ठीक है। लेकिन वो टी अकाउंट और ट्रायल बैलेंस ऑब्वियस बात है कि बनता है, और आगे जाके जब हम सवालात की तरफ जाएंगे तो हमारे पास अगर कोई एक ऐसा क्वेश्चन भी होगा जिसमें उन्होंने जर्नल एंट्री नहीं बनाई होगी, वो सवाल शुरू करेंगे ट्रायल बैलेंस से। लेकिन उसको समझना मुश्किल नहीं होगा, जब एक दफा पूरी साइकिल समझ में आ जाएगी तो आपके लिए इजी होगा। तो फिलहाल यही काम हम ब्रांच का करेंगे, फिर यही काम हम हेड ऑफिस का करेंगे कि जर्नल एंट्री बनाएंगे, हेड ऑफिस की फिर एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे, हेड ऑफिस की क्लोजिंग एंट्री बनाएंगे, हेड ऑफिस की इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, और हेड ऑफिस की बैलेंस शीट बनाएंगे। तो पहला वाला जो है सीएसी ब्रांच, वो इस पूरे प्रोसेस को डिफाइन करेगा। दूसरी वाली शीट सीएसी हेड ऑफिस इस पूरे प्रोसेस को डिफाइन करेगा। और तीसरा वाला ये है कि ये दोनों इनकम स्टेटमेंट को मिलाकर एक बनाया जाएगा कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट, और इन दोनों को मिला के बनाया जाएगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो तीसरा वाला इससे रिलेटेड है। तो अब जितने भी अभी क्वेश्चन है वो सारे याद रखना। एक बात ध्यान में रख लेना कि इम्तिहान में इतनी सारी चीजें एक साथ नहीं आएंगी, ठीक है ना। लेकिन चूंकि इम्तिहान में बीच का कोई भी पार्ट आए तो जरूरी है कि हम पूरे सीक्वेंस को समझ सकें कि वो सीक्वेंस क्या है। इसलिए ये पूरे सीक्वेंस से बता रहा हूं और सीक्वेंस से समझा रहा हूं, और पूरा सॉल्व करके दिया हुआ है कि आप किस तरह से इसको कर सकते हैं। आपके सामने ये पूरा शीट आपको मिल जाएगी, तो आप इसमें बैठ के इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि किस तरह करेंगे। पहले ही बता दे रहा हूं कि जैसे अब अगर मैं करवाने जाऊंगा तो इस तरह का सवाल एक दफा 2011 प्राइवेट में आया था। तो जो चीजें हैं वो 2011 प्राइवेट से आप सीख सकते हो, कर सकते हो, और उसके अलावा भी बता दूंगा कि किस तरह से होगा।
तो मैंने असल में आपको, जब आप शीट डाउनलोड करेंगे तो एक तो ये CAC नजर आएगा, फिर इसके बाद एक नजर आएगा CAC ब्रांच 2, फिर CAC हेड ऑफिस 2 और CAC कंसोलिडेटेड भी 2। अच्छा, अब ये क्या है कि ये दोनों दरहकीकत एक ही सवाल को लेकर बनाए गए हैं, बस फर्क ये है कि इस वाले क्वेश्चन के अंदर ओवर वैल्यूएशन को नहीं लिया गया है और इस वाले क्वेश्चन में ओवर वैल्यूएशन के साथ है। आ रही है मेरी बात समझ में? तो बेसिकली जो मैं, अब चूंकि लागत है कि मेरा ये जो एक इनिशियल प्लान था जिसके तहत मैंने ये डेवलप किया था, उसमें यही मेरा था, मैंने कहा, सोचा था और शायद क्लास में कहा भी होगा कि देखो एक काम ये करोगे कि पहला स्टेप ये होना चाहिए कि ये जो स्टेज है ये वाली स्टेज को आप खुद से करें। क्या मतलब कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइडेड है, आप बैठें, सुकून से बैठें, आप जनाब आराम से बैठ के ब्रांच की पूरी कंप्लीट करें साइकिल, फिर हेड ऑफिस को साइकिल देखें, फिर कंसोलिडेशन की तरफ जाएं। और वो तो अब मसला ये है कि इस वक्त जब मैं आ रहा हूं तो लागत है कि थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेन है और ये, तो मैं क्या कर रहा हूं कि अभी जो फौरी तौर पर आपको जो लेके जाऊंगा वो इस वाली शीट पे लेके जाऊंगा, ठीक है, CAC ब्रांच 2 वाले पे, जिसमें ओवर वैल्यूएशन शामिल है। और बेशक आप अभी फिलहाल उस पर काम ना करें, लेकिन आप जो है इसी पे काम करें, मेरे साथ काम करें, ये सारा जो मैं करवा रहा हूं, मगर ये जहन नशीन कर लीजिए कि इसको खाली बैठ के देखना नहीं है। जो मैं करवा रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं, आप लोगों ने इसको एक से ज्यादा दफा रजिस्टर पे खुद करना है। अगर आप उसको रजिस्टर पे पूरी तरह से करेंगे ना, तब आप उस चीज को पूरी तरह से समझ सकेंगे। सिर्फ देखकर, सोल्यूशन देखकर कुछ नहीं हो सकेगा। इसी वजह से सोल्यूशन होने के बावजूद भी मैं पूरी कोशिश करके, मतलब दोबारा काम करके बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूं, ताकि आप मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप करें। और जब ये क्लास चल रही हो, जब वीडियो देख रहे हो, तो कोशिश यही कीजिए कि आप भी वीडियो के साथ साथ पेन पेंसिल ले लें और मेरे साथ सॉल्व करते हुए चलें, ताकि आपके सोल्यूशन को साथ साथ आपको आइडिया होता जाए कि किस तरह करना है। जो चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, जो एक पास्ट कॉन्सेप्ट्स आपका होना चाहिए, वो दो चीजों का होना चाहिए। आपको याद होना चाहिए, आपको आनी चाहिए थोड़ी सी एडजस्टिंग एंट्री, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए एडजस्टिंग एंट्री का। इसी तरह आपको याद होनी चाहिए कौन सी, क्लोजिंग एंट्रीज। अगर ये एडजस्टिंग और क्लोजिंग आपको अच्छी तरह से याद है तो यकीन करिए कि आप बहुत आसानी के साथ इन चीजों को अटेम्प्ट कर सकेंगे और काम कर सकेंगे। अगर एडजस्टिंग और क्लोजिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो फिर आप थोड़ा सा इस पर वो करेंगे, मुश्किल का शिकार होंगे। लेकिन बहरहाल कोई ऐसा बहुत बड़ा मसला नहीं है, बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं होंगी। चंद एक प्रीपेड की, अक्रूड की, डेप्रिसिएशन की एंट्रीज जो मुझे यकीन है कि आप में से 99% बच्चे को अच्छी तरह आती होंगी। नहीं आएगी मुझसे पूछिएगा, व्हाट्सएप पे भी जवाब दे दूंगा। तो अब सवाल के लिए आपने सब क्वेश्चन किस तरह है कि आपने सामने रख लेना है CAC ब्रांच 2, मैं इसको करवाने जा रहा हूं, याद रखिएगा, CAC कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल ब्रांच 2। और इसका बुनियादी फर्क जो पूरे पिछले वाले से है वो सिर्फ ये है कि क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, एक विदाउट ओवर वैल्यूएशन है और एक विद ओवर वैल्यूएशन है। तो जब मैं ब्रांच ये करवा दूं तो एक दफा जाके उसको भी देख लीजिएगा, ताकि पता चल जाए कि दोनों में फर्क क्या है, ठीक है। तो आइए अभी CAC 2 शुरू करता हूं, किस तरह से स्टार्ट करते हैं, इसको किस तरह लेके चलते हैं वो। जब भी कभी ये सवाल आएगा आपके पास, क्वेश्चन शुरू होगा, ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन जो है वो मौजूद है इस शक्ल में, जैसा कि लैपटॉप पे वो क्वेश्चन है, CAC ब्रांच 2। इस पेज के ऊपर रहना है, इस पेज के क्वेश्चन से स्टार्ट लेना है। जब भी क्वेश्चन इसमें आगाज होगा अमूमन तो सवालात के अंदर आपको ऊपर में स्टार्टिंग में, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर आप सामने रखेंगे इस पेज को तो आपको नजर आएगा कि एक अदद बैलेंस शीट है। लेकिन ये बैलेंस शीट बेसिकली जो है वो हेड ऑफिस की है। यानी मैंने नाम इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो ऊपर से नजर आया पेज लेआउट, तो मैंने इसका नाम रख दिया शेप लेआउट कॉर्पोरेशन। शेप लेआउट कॉर्पोरेशन बैलेंस शीट एज ऑन January 1st करंट ईयर, ये स्टार्ट है बैलेंस शीट है। याद रखिए कि ये बैलेंस शीट एक हेड ऑफिस की है। यानी एक बिजनेस था जिसका, अब उस वक्त तक तो हेड ऑफिस नहीं था क्योंकि उसने ब्रांच को जनाब पैदा नहीं किया था, जन्म नहीं दिया था,
उस वक्त कोई नॉर्मल बिजनेस था, उसकी बैलेंस शीट नजर आ रही है। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूं क्योंकि अभी आगे जाके आप जब हेड ऑफिस की बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें ब्रांच का अकाउंट आता है। याद रहे कि हेड ऑफिस की बैलेंस शीट में ब्रांच का अकाउंट आता है। इस वक्त अगर आप देखें तो हेड ऑफिस में ब्रांच की बैलेंस शीट में, हेड ऑफिस की जो बैलेंस शीट है उसमें ब्रांच का अकाउंट नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसने इस वक्त ब्रांच को स्टैब्लिश नहीं किया, जन्म नहीं दिया, उसका रोल नहीं है अभी। तो बैलेंस शीट नजर आती है आपको, बैलेंस शीट के नीचे ट्रांजैक्शंस हैं, और चूंकि एक कंप्लीट सवाल था तो इसमें दो कॉलम बने हुए हैं, एक हेड ऑफिस का और एक ब्रांच का, और क्वेश्चन जो है वो एक हेड ऑफिस के पर्सपेक्टिव से है, ट्रांजैक्शन जो है वो एक हेड ऑफिस के पर्सपेक्टिव से है और दूसरा ब्रांच के पर्सपेक्टिव से। तो अभी क्या कीजिएगा, जो मैंने इस पेज पर थोड़ा सा कलर किया हुआ है, और इस कलर को क्या नाम देंगे, थोड़ा सा ग्रे कलर कह लेंगे, वो कलर कह लेंगे। तो ब्रांच वाले कॉलम को आप सिर्फ देखिएगा कि ब्रांच में मैंने ये कलर को थोड़ा सा सिल्वर सा कलर दिया है। कलर के मामले में समझ में नहीं आ रहा मैं क्या नाम दूं इस कलर को। बहरहाल ये जो कलर हुआ है ब्रांच, ये कॉलम अभी आप जहन में रखिए और समझिए कि सब एक ब्रांच एस्टेब्लिश होती है। और सवाल का जो रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड यही है कि आपको इस वक्त कंप्लीट करना है किस क्या, तीन चीजें मेन है, और वो है ब्रांच की जनरल एंट्री, ब्रांच की एडजस्टिंग एंट्री, ब्रांच की क्लोजिंग एंट्री, ब्रांच का इनकम स्टेटमेंट और ब्रांच का बैलेंस शीट। तो टोटल तीन नहीं 5 चीजें यानी कहिए कि एडजस्टिंग से लेकर जनरल से लेकर बैलेंस शीट तक। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन शुरू करते हैं। किस तरह स्टार्ट लेंगे, तो आपको मालूम है कि जब अगर ब्रांच की बुक है तो आपने हेडिंग डाली ब्रांच बुक, सेकंड लाइन में आपने लिखा जर्नल एंट्रीज। पहली एंट्री से शुरू करते हैं, नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन के अंदर आगाज में दो बातें बताई गई, कैश रिमिटेंस हेड ऑफिस से ब्रांच है और उसके बाद मर्चेंडाइज शिप्ड है। तो जब हेड ऑफिस से कैश भेजा जा रहा है, ब्रांच वो कैश रिसीव करेगा तो ब्रांच एंट्री बनाएगा कैश डेबिट हेड ऑफिस क्रेडिट 21,000। और जब कंप्लीट साइकिल हो तो जैसा कि मैंने क्लास में अक्सर कहा है कि इसमें फिर पूरा नाम इस्तेमाल करना, मर्चेंडाइज रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे लिखना मुझे जरा सा दुश्वार है थोड़ा, तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा कि मर्चेंडाइज रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, और उसकी वैल्यू इस वक्त 30,000 है। और आप देखिएगा कि मैंने रेड में उसको लिखने की कोशिश इसीलिए की है कि उसी के बराबर में उसकी कॉस्ट प्राइस मौजूद है जो कि 25,000 थी, यानी हेड ऑफिस ब्रांच को ज्यादा वैल्यू बता के भेज रहा है। लेकिन ब्रांच हमेशा अपनी बुक में जब रिकॉर्ड करता है तो वो बिल्ड प्राइस पर रिकॉर्ड करता है, और इस वक्त आपको हेड ऑफिस के कॉलम में जाके देखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को महदूद रखें किसके कॉलम में, ब्रांच के कॉलम में। ठीक हो गया। इसके बाद थर्ड एंट्री में सेल्स ऑन अकाउंट है 34,000 से सेल्स ऑन अकाउंट नजर आ रही है। मैं थोड़ा सा अपने पास ये जरा बड़ा कर रहा हूं ताकि मेरे पास ये विजिबल दूर से हो जाए मुझे। तो 30,000 के बाद 34,000 का सेल्स ऑन अकाउंट है और फिर परचेजेस है। तो थर्ड एंट्री जो बनेगी वो बनेगी आपके पास अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट 34,000 से। फिर इसके बाद चौथी एंट्री बनेगी परचेजेस डेबिट अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट, और वो शायद थी 11,400 से। ठीक हो गया, ये आपने टोटल एंट्री यहां तक बनाई। नेक्स्ट लाइन पे अब आपके कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर है और पेमेंट टू सप्लायर है। अब ये सब बिल्कुल बेसिक्स एंट्रीज हैं। कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, और छठी एंट्री है अकाउंट पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, ये है शायद 6,200, और पहले वाले की अमाउंट कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल था 26,500। ठीक है, तो ये आपके पास 26,500 की वैल्यू हो गई। इसके बाद आपने नेक्स्ट उस पे आते हैं तो आपके पास मौजूद है परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट फॉर कैश। ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया है कैश पर 4,000, और ये परचेज किया है ब्रांच ने खुद परचेज किया है। तो नेक्स्ट एंट्री जो होगी वो होगी 7th एंट्री इक्विपमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट 4,000 से। ठीक हो गया जनाब। इसके बाद आपके पास 7 के बाद
8 एंट्री में हेड ऑफिस से आपको कैश हेड ऑफिस को भेज रहा है ब्रांच, और हेड ऑफिस की रेसिप्रोकल एंट्री आ गई है। और 8th एंट्री में जो रेसिप्रोकल हेड ऑफिस को भेजने के लिए हेड ऑफिस डेबिट और कैश क्रेडिट, और इसकी अमाउंट बताई जा रही है आपको 21,700 रुपए। नेक्स्ट वन जो है वो ब्रांच अपने एक्सपेंसेस हैं जो पे कर रहा है। एक्सपेंसेस डेबिट कैश क्रेडिट 8,000 रुपए। 9th एंट्री एक्सपेंसेस डेबिट और कैश क्रेडिट आपके पास 8,000 रुपीज से। और लास्ट एंट्री जो है आपके पास है मौजूद वो है फर्नीचर परचेज बाय हेड ऑफिस एंड सेंड टू ब्रांच, यानी फर्नीचर हेड ऑफिस ने परचेज किया और ब्रांच को भेजा है, तो ब्रांच अपनी बुक में बनाएगा फर्नीचर डेबिट और क्या क्रेडिट, हेड ऑफिस क्रेडिट 3,000 से। तो दीज आर द सिंपल जर्नल एंट्रीज जो कि सिंपल रेसिप्रोकल या नॉन रेसिप्रोकल ट्रांजैक्शंस को लेके थी, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए, इसके बाद आपकी हेडिंग होगी एडजस्टिंग एंट्री की, ठीक है। तो एडजस्टिंग एंट्रीज की तरफ बढ़ेंगे, कोई ज्यादा नहीं बना। अगर देखा जाए तो होता क्या कि अगर हम प्रॉपर बहुत बनाते तो हम इन जर्नल एंट्री कंपनी के बाद कंप्लीट करने के बाद आपके टी अकाउंट बनाते, टी अकाउंट बना के ट्रायल बैलेंस बनाते और फिर आगे बढ़ते, लेकिन जरूरत नहीं है, इस वक्त डायरेक्ट आप मूव कर जाएं एडजस्टिंग एंट्रीज की तरफ, ठीक है। अब एडजस्टिंग एंट्रीज की तरफ मूव करते हैं, तो अब एडजस्टमेंट में अगर देखें तो सबसे पहला एडजस्टमेंट डाटा जो था वो था मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। अब वैसे तो अगर बाद में याद होगा, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग की एक एंट्री बनाया करते थे, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट पीरियोडिक सिस्टम में, लेकिन हकीकतन होता यह था कि वो एडजस्टिंग एंट्री के वक्त बना तो दी जाती थी, लेकिन बेसिकली ये क्लोजिंग का पार्ट होती है, तो इसलिए एंडिंग इन्वेंट्री को यहाँ पर एडजस्टमेंट में कोई बनाने की जरूरत नहीं है, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। एंडिंग इन्वेंट्री को कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, जब हम ब्रांच की क्लोजिंग एंट्री बना रहे होंगे। तो लीव दिस एंडिंग इन्वेंट्री, आगे बढ़िए। और याद रहे कि मैंने पहले ही कहा है कि हम पीरियोडिक इस्तेमाल कर रहे हैं, और पीरियोडिक के लिए ही मैंने ये वाला लफ्ज इस्तेमाल किया है, रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, और यहाँ लिखा है क्या, परचेजेस, ठीक है। तो अब हम आगे अगर बढ़ते हैं तो इसके बाद हमें नजर आता है कि है वो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है और डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट है। चाहे तो दो अलग अलग एंट्री बनाएं, या चाहें तो आप इन दोनों की एक साथ एक एंट्री भी बना सकते हैं। एक दफा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन फर्नीचर क्रेडिट, और दूसरी एंट्री हो सकती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट क्रेडिट, और 450 और 600 रुपए। फर्नीचर पे 450 है और इस पे जो है 600 रुपए हैं। इसके बाद आएंगे आप आगे तो आपको नजर आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। अच्छा, प्रीपेड एक्सपेंसेस को समझना, जब ये प्रीपेड कह रहा है तो इससे पहले इसका मतलब है कि ये जो एक्सपेंस था ना डेबिट में, उसमें से प्रीपेड है, तो सीधी सी एक एंट्री बनाओगे, थर्ड एंट्री क्या बनाओगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस डेबिट और एक्सपेंसेस क्रेडिट। क्योंकि इसमें ये ध्यान में रखना कि ब्रांच के पास कोई प्रीपेड पहले से नहीं था, तो इसका मतलब है जो एक्सपेंस हैं वही प्रीपेड हुए हैं। यानी इसको इस वक्त बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा मैं, क्योंकि है नहीं, मगर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट एक लिंक्ड है। मगर खैर जब अभी आता है, क्योंकि हेड ऑफिस में जाएंगे तो थोड़ा सा हम डिफरेंट बनाएंगे, उस वक्त लोग पूछते हैं कि ये क्या, तो बहरहाल जब आता है तो बताता हूं। लेकिन इस वक्त जो पॉइंट जहन में रखना कि एक्सपेंस जो था हेड ऑफिस के ब्रांच के पास वो सिर्फ यही था, और उसमें से 400 रुपए जो हैं वो क्या है, प्रीपेड है। और अक्रूड इस वक्त कुछ नहीं है, जीरो है, तो अक्रूड एक्सपेंस की कोई एंट्री नहीं बनेगी। लेकिन अगर ब्रांच का कह दे अक्रूड है या होता कहता, क्योंकि एक दो 5 ईयर के क्वेश्चन है उसमें उन्होंने दोनों आए हैं, प्रीपेड भी आए अक्रूड, तो अगर वो अक्रूड होता तो इस वक्त एंट्री में ये कर देते अक्रूड एक्सपेंस डेबिट और एक्सपेंसेस पेएबल क्रेडिट। याद रहो अक्रूड का वर्ड एक्सपेंस के साथ आ जाए तो उसका मतलब होता है पेएबल। तो कभी अगर अक्रूड एक्सपेंस की वैल्यू हो तो सिंपल एंट्री एक्सपेंसेस डेबिट एक्सपेंसेस पेएबल क्रेडिट, ठीक है। इसी तरह अक्रूड की जगह दूसरा लफ्ज आउटस्टैंडिंग भी हो सकता है, फिलहाल नहीं है तो बस खत्म यहाँ पे एडजस्टिंग एंट्री। और अब हम मूव कर जाएंगे क्लोजिंग एंट्री की तरफ। मैं यहाँ पे जगह खाली छोड़ रहा हूँ, बेहतर रहेगा कि यहाँ से क्लोजिंग एंट्री बनाता हूँ, क्योंकि मेरी ख्वाहिश है कि बोर्ड इतना मेरे पास बच जाए
कि मैं आगे काम कर सकूं, तो बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बनाना आसान होगी अगर सामने होगा। अब हम बनाते हैं क्लोजिंग एंट्री। अच्छा, क्लोजिंग एंट्री का कॉन्सेप्ट या क्लोजिंग एंट्री करने जब जाता है कोई, तो उसको जहन में रखना चाहिए कि क्लोजिंग एंट्री के लिए क्या स्टेप्स होते थे। देखो, मुझे यकीन है कि आप में से बहुत से लोगों को बहुत अच्छे से क्लोजिंग एंट्री आती होगी, लेकिन एक चीज जहन में बैठाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि क्लोजिंग एंट्री का मतलब होता है किसी भी बुक्स में 3 एंट्रीज बनाना। एक एंट्री बनाना ऐसा जिसमें तमाम एक्सपेंसेस को क्लोज किया जाए, दूसरी एंट्री बनानी जिसमें तमाम रेवेन्यूज को क्लोज किया जाए, और फिर तीसरी एंट्री वो बनानी जिसमें ब्रांच और हेड एक्सपेंस और रेवेन्यू को मैच करके बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकाला जाए। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं दोहराता हूं, मेरे वर्ड्स को सुनना जरा सा, ये फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए कि अगर एक्सपेंसेस की एंट्री होती थी या एक्सपेंस क्लोज होता था, तो पहली एंट्री में डेबिट होता था एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। कौन कौन से आइटम मेन होते थे जो क्रेडिट होते थे? एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी के बाद होता था बिगिनिंग इन्वेंट्री क्लोज होते हुए, ठीक है। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट होता था और क्रेडिट होता था बिगिनिंग इन्वेंट्री। परचेजेस, ठीक है, उसके साथ अगर ट्रांसपोर्टेशन है तो ट्रांसपोर्टेशन, सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न, सेल डिस्काउंट है तो सेल डिस्काउंट, और उसके बाद तमाम एक्सपेंसेस। यानी पार्ट 1 की ये नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि क्लोजिंग एंट्री पीरियोडिक के अंदर बनाते हुए एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी को डेबिट करके कौन कौन सी चीजें? बिगिनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, सेल्स रिटर्न, सेल डिस्काउंट और तमाम एक्सपेंसेस, ये चीजें याद रखनी है। और रेवेन्यू को क्लोज करते हुए, क्योंकि रेवेन्यू क्रेडिट होते थे तो वो डेबिट होंगे और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट होगा, तो उसके लिए पहले सेल्स, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, फिर तमाम परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट और फिर तमाम रेवेन्यूज। ये एक लाजमी आपको याद होना चाहिए। अगर किसी बच्चे को क्लोजिंग एंट्री का फॉर्मेट ज़हन नहीं है, तो आपने जहां पार्ट 1 पढ़ा था, जिस तरह से उसमें देखा था, वहां से एक दफा क्लोजिंग का एक फॉर्मेट अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ताकि जब मैं यहां लिखने जा रहा हूं क्लोजिंग एंट्री तो आपको अनोखा ना लगे, क्योंकि अब 1 से 2 चीजों का इजाफा होगा, क्योंकि ये ब्रांच है। अब सुनिए किस तरह से। तो सबसे पहले क्लोजिंग एंट्री बनाते वक्त जो आप पहली एंट्री बनाएंगे उसमें आप डेबिट कीजिएगा एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। सबसे पहले आप क्रेडिट करते हैं यहां पर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग। अब चूंकि आपको मालूम है कि ये पहले से कि अगर कोई भी नया बिजनेस स्टैब्लिश होता है तो उस बिजनेस में बिगनिंग इन्वेंट्री मौजूद नहीं होती, तो इस सवाल में भी आप बिगनिंग इन्वेंट्री के आगे 0 लिख सकते हैं, या आप सिरे से इस चीज को यहां से हटा दें, ना लिखें। लेकिन चूंकि फर्स्ट टाइम मैं आपको लिखवा रहा हूं तो मैं आपको जरूर लिख के दे रहा हूं कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग लिखेंगे। अच्छा भाई बच्चों, बोर्ड पे शायद थोड़ा छोटा नजर आ रहा हो, अगर ना नजर आ रहा हो, क्योंकि मैं भी अभी करीब जाके देखने की कोशिश कर रहा हूँ तो इस वक्त तो थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन याद रहे कि इतना बड़ा मसला नहीं है। मैं बड़ा बड़ा लिखने के लिए जाऊं तो फिर मैं पूरा बोर्ड भर नहीं सकूंगा। ये सारी चीज तुम्हारे नोट्स में सॉल्व है, और हो सका तो मैं इस बोर्ड की पूरी पिक्चर भी तुमसे शेयर कर लूंगा। तो ये जहन में रहे कि इस तरह से थोड़ा सा कोशिश करना कि मेरे बोलने को समझते रहो, और अगर बोर्ड नहीं आ रहा तो वो जाके आप अपने वो निकाल लीजिए, नोट्स में देखना शुरू कर दीजिए। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग 0 होनी चाहिए। बिगनिंग के बाद जो दूसरे नंबर की चीज होगी वो क्या होगी? परचेजेस। तो परचेजेस कितनी थी? तो आपके पास ट्रायल बैलेंस तो नहीं है, आपने ट्रायल बैलेंस की जगह एंट्रीज को इस्तेमाल करना है। परचेजेस की वैल्यू थी, क्रेडिट साइड पे लिखिए 11,400, ठीक है। अब परचेजेस के बाद हमें वैसे तो 3 आइटम ये याद होने चाहिए। कौन से 3 आइटम? एक होगा ट्रांसपोर्टेशन, जिसको कैरेज इन भी कहते हैं, जिसको फ्रेट इन भी कहते हैं। उसके बाद होता है सेल्स रिटर्न, सेल डिस्काउंट। अब ये चीजें अमूमन यहाँ नहीं पूछते, लेकिन कोई ऐसा साइंस नहीं है फिक्स के कभी पूछेंगे ही नहीं। अगर वो पूछ लेंगे तो दिमाग में होना चाहिए कि बिगनिंग लिखा, बिगनिंग के बाद परचेजेस लिखा, परचेजेस के बाद आना चाहिए क्या?
ट्रांसपोर्टेशन, सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट। इस वक्त ना ट्रांसपोर्टेशन है, ना सेल्स रिटर्न है, ना सेल डिस्काउंट है। नहीं पूछेंगे क्योंकि लाजमी सी बात है यहाँ वो दूसरी चीजों पे एम्फसाइज कर रहे हैं, इसलिए वो इन चीजों को अभी निगलेक्ट कर देंगे, नहीं देंगे आपको। बहरहाल परचेजेस के बाद जो सबसे अहम और सबसे नई चीज होगी, जो इससे पहले आपके पास नहीं होती थी और अब फर्स्ट टाइम आपके सामने आएगी, तो वो चीज एक है जो आपने इससे पहले नहीं देखा, वो आज देखेंगे। और वो चीज है, मैं अलग कलर से लिख रहा हूं थोड़ा सा, ये है मर्चेंडाइज रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। ये जो आई थी 30,000 की, इस 30,000 की वैल्यू को आप यहां प्लेस करेंगे, समझ गए? क्योंकि परचेजेस की तरह ही मर्चेंडाइज कहां से रिसीव हुई है? हेड ऑफिस। ये है नॉर्मल क्लोजिंग एंट्री और ब्रांच अकाउंटिंग की क्लोजिंग एंट्री का पहला फर्क, मर्चेंडाइज रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस लिखा, ठीक है। और इसके साथ ही अब वो तमाम चीजें खत्म हो गई और अब हम बढ़ेंगे किसकी तरफ? एक्सपेंसेस की तरफ। अब जरा तवज्जो से देखिएगा एक्सपेंसेस किस तरह से आ रहे हैं और किस तरह लिख रहे हैं कि आपने, पहले बात है कि तमाम एक्सपेंसेस को इकट्ठा करना है, और यही चीज शायद हम ट्रायल बैलेंस बना चुके होते तो हमें ये काम नहीं करना पड़ता। ट्रायल बैलेंस ना बनाने की वजह से, लेजर ना बनाने की वजह से हमें यहाँ एक्सपेंसेस की वैल्यूज को एंट्रीज के थ्रू प्लस माइनस करके लाना है। तो अगर आप शुरू से शुरू करें तो देखें आपको यहाँ पे कोई एक्सपेंसेस नहीं है, लेकिन इस जगह पर आपको नजर आ रहा है कि 8,000 का एक्सपेंस था, ये 8,000 का एक्सपेंस डेबिट में था और 400 का ये एक्सपेंस यहाँ पे क्रेडिट में था। तो समझिए कि आप 8,000 से माइनस कर देंगे 400 रुपए और आप यहाँ लिखेंगे 7,600। अच्छा, इस वक्त अक्रूड एक्सपेंस की कोई एंट्री नहीं है, अगर होती तो उसमें एक्सपेंस डेबिट होता तो प्लस। यानी सिंपल रूल है कि अगर एक चीज डेबिट से उठा रहे हो वो मजीद डेबिट होगा तो प्लस, अगर क्रेडिट होगा तो माइनस होके उसकी यहाँ पे कौन सी फिगर आएगी? फाइनल फिगर। तो ये फाइनल फिगर आ गई एक्सपेंसेस की 7,600। इसी तरह अगला जो एक्सपेंस होना चाहिए वो होना चाहिए कौन सा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो अब दो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस थे, 450 और 600, चूंकि दोनों एक्सपेंस है कंबाइन करके लिख सकते हो, लिख दो 1,050, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की टोटल वैल्यू आपने यहाँ पर प्लेस कर दी। इसी के साथ आप इन सबको सम अप कर लें, तो इन सबको सम अप करके जो डेबिट साइड में वैल्यू आ रही है वो आ रही है 50,050, यानी 50,050। तो ये पहली एंट्री हो गई क्लोजिंग की। अब जब दूसरी एंट्री की तरफ आप मूव करेंगे या दूसरी एंट्री की तरफ आप जाएंगे, तो दूसरी एंट्री होती है रेवेन्यूज को क्लोज करने की। और रेवेन्यू में क्लोज करते हुए जो सबसे मेन आइटम आता है वो आता है सेल्स। और सेल्स की इस वक्त फिगर कितनी थी? 34,000। तो यहाँ आप 34,000 पे आ जाएं। सेल्स के बाद जो अगला आइटम हमने वहां छोड़ा था, याद होगा, मर्चेंडाइज, पहले वाला पॉइंट एंडिंग, याद रहे, बिगिनिंग यहाँ थी, एंडिंग यहाँ आ जाएगी, और एंडिंग की वैल्यू हमें बताई गई थी शायद 14,400। तो यहाँ पे 14,400 आएगी। अच्छा, इसी तरह से अब जैसे कि मैंने कहा कि परचेज रिटर्न वगैरह तो नहीं होगा, ज्यादातर यहाँ आता है वैसे परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट, लेकिन अक्सर चूंकि ब्रांच का है तो जिस तरह यहाँ मर्चेंडाइज रिटर्न, मर्चेंडाइज रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस आया था, कभी कभी ये हो सकता है कि मर्चेंडाइज रिटर्न टू हेड ऑफिस भी आपके पास आ जाए। तो रिसीव ऊपर आया था तो रिटर्न हमेशा अगर होगा तो नीचे आएगा, फिलहाल नहीं है इसलिए 0 लिख देता हूं याद रखने के लिए खाली, और वरना रिसीव यहाँ तो रिटर्न यहाँ। यही दो मेन चेंजेस हैं जो क्लोजिंग एंट्री में है, और कोई चेंजेस नहीं है ब्रांच में कम से कम। अब इसके बाद चूंकि आता है अदर इनकम, कोई कमीशन इनकम, कोई रेंट इनकम, इस सवाल में ऐसा कुछ नहीं है, तो डायरेक्टली क्लोजिंग की तरफ जाइए, लिखिए एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, और अमाउंट अब इन दोनों का टोटल बनता है 48,400। अब आप खुद नोट कर सकते हैं, और वो नजर ये आपको आ रहा है कि जब भी अब हमारे पास यहाँ पर जो एंट्री है इसमें देख लें कि ये है 50,050 और ये है 48,400, यानी एक्सपेंसेस का टोटल ज्यादा है, रेवेन्यू का टोटल जो है वो क्या है? कम है। तो अंडरस्टूड है कि इस वक्त प्रॉफिट नहीं होगा, क्या होगा? लॉस होगा। और लॉस की एंट्री हम क्या बनाएंगे? तो हम बनाएंगे हेड ऑफिस डेबिट और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट, और इन दोनों का जो डिफरेंस बनता है वो बनता है
1650 रुपए, isn't it? 1650, 1650। ये 1650 रुपए आप कह सकते हैं बिजनेस का क्या है, लॉस है। इसके साथ ही ये अकाउंटिंग साइकिल का पहला मरहला कंप्लीट हुआ है। और आप लोगों को अब यहाँ पर मैं एक ब्रेक देता हूं, और काम यही है कि अभी खत्म नहीं किया, लेकिन अब आप लोगों ने, चूंकि इस जगह पर रोक इसलिए रहा हूं कि आप पहले बैठकर ब्रांच के तमाम इस साइकिल को एक दफा खुद से करें, ठीक है। इसके बाद मैं ब्रांच की इनकम स्टेटमेंट और ब्रांच की बैलेंस शीट की तरफ जा रहा हूं, बढ़ रहा हूं, लेकिन इस वक्त मैं यहाँ पे एक क्लास को एंड करूंगा। इसकी वजह यही है कि जब मैं क्लास को यहाँ पे रोकूंगा तो उसके बाद आपका काम यह है कि आप चंद 5 इयर्स के और इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें खुद से। कैसे अटेम्प्ट करेंगे? तो अभी आपने और कुछ नहीं करना, आपने सारी जर्नल एंट्रीज, यही जर्नल एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री करनी है। सबसे पहले आप इसी सवाल को एक दफा पहले खुद से बैठ के करिए, तमाम स्टेप्स जहन में रखिएगा। फिर आप उठाइए 2011 प्राइवेट का क्वेश्चन, और उस 2011 प्राइवेट के क्वेश्चन के अंदर भी इसी तरह से ब्रांच की तमाम चीजों को क्या करिए, कंप्लीट कीजिएगा। 2011 प्राइवेट जब करिएगा तो उसके बाद जगह छोड़ दिएगा, क्योंकि फिर अभी अगली क्लास के बाद आपने उसकी इनकम स्टेटमेंट बनानी है और फिर बैलेंस शीट बनानी है, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में ब्रांच की पहले सिखाने जाऊंगा। और उसके बाद आप लोगों ने 1-2 5 ईयर के क्वेश्चन और उठाइए जो अभी आए हैं लास्ट रिसेंटली, जिसमें भी आपको नजर आता है कि ब्रांच के तमाम चीजें मांगी, यानी क्या मांगी है, ब्रांच की जर्नल एंट्री बनाओ, ब्रांच की एडजस्टिंग एंट्री बनाओ, ब्रांच की क्लोजिंग एंट्री बनाओ। तो आज पहले दिन जब आपको एक लेक्चर मिलता है तो इसके बाद आपने अपने आप को इस काम पे परफेक्ट करना है, ठीक है। क्या कहा, इस सवाल को एक दफा फिर करो खुद से बैठ के। फिर दूसरे नंबर पे क्या करो, 2011 प्राइवेट में ब्रांच को कंप्लीट करो, और 5 ईयर से गो थ्रू हो वो तमाम सवालात जिसमें ब्रांच के है, जर्नल एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, इनको कंप्लीट करो। तो यहाँ पर हम अब ब्रेक लेते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। थैंक यू, मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद। अल्लाह हाफ़िज़।